किसका नंबर था? हाँ? अच्छा चलो ठीक। चलिए। बोर के हमने 4 पोस्टुलेट पढ़ लिए हैं। क्या आप मुझे बताएंगी कि उनके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं? हम्म। 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 ठीक है। हम्म। अच्छा अच्छा ठीक है, थर्ड बताओ। फोर्थ बताओ। ये फ्रीक्वेंसी रूल कहलाता है, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, ये जो थर्ड पॉइंट बताया है। फोर्थ बताओ। अच्छा, ये तो बात आपने कर दी। द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी used by Bohr are quite complicated and it will be discussed in higher class। ये 12th में डिस्कस होगा। 12th में आपको इन सब के रूल बता दिए जाएंगे और भी इसको इलाबरेट किया जाएगा। नाउ देयर आर अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये तो क्या था कि बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। अभी आपने देखे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। तो ये सारे पोस्टुलेट, ये मान्यताएं उन्होंने ली और उसके बेसिस पर अब वो बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम दे रहे हैं। नाउ फॉर एच एटम, सो ये बोर थ्योरी नील्स बोर है, दैट इज डेनिश फिजिसिस्ट, कोपेनहेगन की यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया, ठीक है, पीएचडी। और जे थॉमसन और अर्न्स्ट रदरफोर्ड के साथ भी 1 साल इंग्लैंड में रहे। ही रिटर्न टू कोपेनहेगन एंड रिमेन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। ही वाज नेम्ड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार बोर वर्कड energetically for peaceful uses of atomic energy. He received the Nobel Prize। तो इनको नोबेल प्राइज मिला। नाउ दैट इज बोहर्स थ्योरी। अब थ्योरी पढ़ो, अभी तक पॉस्टुलेट पढ़ रही थी, अब थ्योरी पढ़ो कि
वो ये जो थ्योरी है ये बेस्ड ऑन पोस्टुलेट है हाइड्रोजन द स्टेशनरी स्टेट्स आर नंबर्ड। जो भी इसके चारों तरफ स्टेशनरी स्टेट हैं, स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता, उन स्टेट्स को क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स। तो इनका क्या नंबर दिया गया, 1 2 3 4। जो अर्लियर पहले क्या दिया गया था, KLMN दिया गया था, तो KLMN को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 2 3 4 को, और इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। चूंकि इनकी एनर्जी पैकेटाइज्ड है तो क्या इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहना जस्टिफाइड है, क्योंकि मेनली ये क्वांटम यानी पैकेट होता है, तो मुख्य तरीके से पैकेट है एनर्जी का। सही है कि नहीं। द स्टेशनरी स्टेट for electron are numbered n is equals to 1 2 3। these integral numbers, these जो इंटीग्रल नंबर्स हैं ये किसके लिए दिए गए हैं, आर गिवन टू, ये दिए गए हैं टू शेल्स, जो शेल्स होती हैं या सेल्स को दिए गए हैं, या स्टेशनरी इस एनर्जी स्टेट्स को भी दिए गए हैं, एनर्जी स्टेट या अलाउड एनर्जी स्टेट्स को दिए गए हैं, इनको शेल को दिए गए हैं, एंड आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे कि ये जो शेल है अगर वो KLMN फिर OP चलने लगती थी तो उसको इन्होंने 1 2 3 4 5 6 इसको n का नंबर दिया। अच्छा, इसी से ही सब कुछ एनर्जी भी डिटरमाइन होती है। तो एनर्जी किसी सेल की क्या होती है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई n स्क्वायर। तो क्या n से ही एनर्जी का पता चलता है किसी सेल की, क्या इसी n से किसी सेल के रेडियस का पता चलता है, जहाँ a की वैल्यू क्या होती है 52.9 पिकोमीटर, जो कि एक कांस्टेंट है। बोलो, रेडियस भी तो बताया था। क्या इसी n से किसी सेल के एंगुलर मोमेंटम का पता चलता है, जो कि mvr होता है, जो NH/2π है। बताओ, इसी n से तो सब कुछ पता चल रहा है, सब कुछ पैकेटाइज इसने कर दिया। और En से क्या 1/λ निकाल लोगी भाई, किसी की अगर आपको एनर्जी पता तो लैम्डा भी पता चल जाएगा hc/λ से। तो हर चीज़ तो इसने पैकेटाइज कर दी है किसी सेल के लिए, तो इसलिए इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहना ठीक ही है। दूसरी बात, द रेडाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स इज एक्सप्रेस्ड as R naught is equals to 52.9 into 10⁻⁻12 और n स्क्वायर, जहाँ पर 52.9 into 10⁻⁻12 is equals to a, that is constant। तो Rn लिखो, इसे क्या लिख लो, nth शेल का रेडियस, और इसे a नॉट लिख लो। अच्छा, क्या फर्स्ट सेल फॉर n इज इक्वल टू 1, R1 क्या होगा, क्या 52.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1 स्क्वायर होगा, और क्या ये 52.9 इंटू 10⁻⁻12 होगा मीटर में। तो ये जो R1 है क्या वही a नॉट के इक्वल हो जाएगा।
सो ए नॉट इज कॉल्ड बोर रेडियस। क्यों इसे बोर रेडियस कहा जाता है? क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो इसी में तो रहता है। एज इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट उसकी कौन सी है? क्या n इज इक्वल टू 1 है? ठीक है, ग्राउंड स्टेट हैज दिस रेडियस ओनली। अच्छा, now as r increases, as n increases, the value of radius also increases. So it is proportional to square of the principal quantum number. Radius of orbit, जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज directly proportional to square of principal quantum number. अब देखो कि इनका थर्ड पॉइंट पहला बता दिया कि जो अलग अलग शेल हैं उनके n 1 2 3 4 होते हैं। दूसरा बता दिया कि उनका रेडियस क्या होता है। तीसरा अब एनर्जी पे बता रहे हैं कि दैट इज द एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स, वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? इज गिवन बाई En इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और बाई एन स्क्वायर। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव की थी कि नहीं, कि अगर मान लो बहुत सारी शेल्स हैं तो इन्फिनिटी पे कितनी एनर्जी होगी? क्या ज़ीरो? बोलो। अच्छा, दिस इज En। नाउ अब ये जो वैल्यू है इसको RH कहेंगे। दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग नहीं तो ये वैल्यू निकाली थी। सो दैट इज -RH अपॉन n स्क्वायर। तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से चलता है। सो RH इज रिडबर्ग कांस्टेंट। अब ये H क्यों लगाया ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें तो कहीं H है ही नहीं। हाइड्रोजन के लिए लगाया होगा। रिडबर्ग कांस्टेंट, और किसी के लिए हो सकता है ना लगाएं, फिर हीलियम के लिए H ही लगाएं। तो इसकी वैल्यू इतनी जूल होती है। RH की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻18 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो उसको डिवाइड करके निकाला जा सकता है। तो हमने देखा एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट का फार्मूला क्या दिया इन्होंने, ये दे दिया। और इस तरीके से रेडियस का क्या फार्मूला दिया, ये दे दिया। अब देखिए, अगर हम देखें तो एनर्जी अलग अलग स्टेट की कितनी कितनी होगी, फर्स्ट स्टेट की कितनी होगी, सेकंड स्टेट की कितनी होगी, ये देखी जा सकती है। सो E1 ये हम लोगों ने देख ली थी, बट अभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, और अपॉन 1 स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 1 वोल्ट रख दो तो बन जाएगा कि नहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻⁻19 जूल। ये बात आपको पता है कि नहीं? अब इसको डिवाइड करो, 19 से तो हम इसको कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी का काम आप करो।
तो ऊपर 10 आ गया और बाकी -2.18 और 1.6 इसे काम करो और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो क्या ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ? अच्छा, अगर E2 का निकाला जाए 18 इंटू 10⁻18 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये सब कट जाएगा। इसको आपने कंप्यूट कर ही लिया है, बट 2 स्क्वायर, तो इससे इसका कंप्यूटेशन आपने निकाला है। क्या ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है? बताओ कितना हो जाएगा? सो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से E3 की भी निकालनी चाहिए, -1.54 आएगा, ज़रा चेक तो करो। सो क्या -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो लिख ही दें, और 3 का स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर क्या वैसे 3 का स्क्वायर बोलो, ठीक है? बताओ क्या ये -1.54 आता है? अच्छा, ओके, यही आया है ना? -1.51 आ गया है, मैं चेक कर लूँ एक बार। दैट इज 13.6 डिवाइडेड बाई 9। अच्छा, 1.5 बना गया, ठीक है, तो यही है इसका आंसर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना फ़र्क है एनर्जी में, दो शेल में। इसीलिए तो इसमें कौन सी एनर्जी निकलती है, जो अल्ट्रा वायलेट निकलती है कि नहीं, और इन सब में बाकी 2 पे आए तो विजुअल निकलती है। इनका जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो विजिबल रेंज का है, 2.6, ये सब तो विजिबल में पड़ती हैं। तो ये हम लोगों ने थर्ड इनका H एटम के लिए एटॉमिक थ्योरी देखी। अब देखो कि E इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो क्या 0 हो जाएगा? So if electron is far beyond the atom, then its energy is 0. If electron is far beyond the atom, its energy will be 0, and it has lowest energy when it is in n is equals to 1 ground state, and it has, तो सबसे tightly bonded होगा when it is in ground state। और lowest energy का मतलब क्या होता है? क्या most stability? ठीक है, it is most stable state, तो n is equals to 2 is first excited state, n is equals to 3 is second excited state। वहाँ पे जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा state, there it stays, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, for 10⁻⁻8 सेकेंड, and comes back to ground state। फिर ये लौट आएगा। अब देखें, नाउ
डी इसका जो फोर्थ है, फोर्थ के हिसाब से मान लीजिए दिस कैन बी एक्सटेंडेड, बोर एटॉमिक थ्योरी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एक इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे कि अगर हीलियम है, हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होगा बताओ? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और एक निकाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं? तो क्या इस पर एक प्लस चार्ज नहीं आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो अब कितना बचा? दो प्रोटॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या He+ हुआ? बताइए। और लिथियम, लिथियम में क्या करो, लिथियम के अंदर क्या 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं सेंटर में, और उसमें से फिर कितने निकालने पड़ेंगे? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा के रखना है, कितने निकालने पड़ेंगे? तो ये कैविटी है, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, और ये एक और कैविटी है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रखो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1। तो 1 बचे। प्रोटॉन कितने हैं? तो क्या साइन आएगा? Li2+, तो हीलियम प्लस Li2+, और बेरिलियम से कितने निकालने पड़ेंगे? 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है। होते कितने हैं? 4 होते हैं, ये सब निकाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो उनकी एनर्जी में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो फिर ये जो है कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स बदलता चला जाएगा, फिर एनर्जी लेवल बदलती चली जाएगी। उसको ये कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, वो उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इधर उधर फिर आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कभी पास आएंगे कभी दूर जाएंगे, तो उससे एनर्जी बदलेगी, फिर इनकी स्टेशनरी स्टेट नहीं रह जाएगी। इसलिए कहते हैं बस हम एक इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेरिलियम में? Be 3 इलेक्ट्रॉन, 3+ बन गया, तो Be3+। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या है? एटॉमिक नंबर। लिथियम के लिए जेड क्या है? और बेरिलियम के लिए जेड 4 हो जाएगा। तो अब अगर हाइड्रोजन में जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होगा कि हीलियम में ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होगा? हीलियम में ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होगा कि लिथियम में? लिथियम में होगा कि बेरिलियम में? तो सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी किस में होगी? हाइड्रोजन में, हीलियम में, लिथियम में या बेरिलियम में? सही है। तो इस तरीके से जो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें इन्होंने एनर्जी को मॉडिफाई किया। बोला -2.18 इंटू 10⁻⁻18 तो था ही, और ये n² भी था, और इन्होंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कि z² का। जैसे जैसे z बढ़ता चला जाएगा तो क्या En नेगेटिव होता चला जाएगा? बताओ। तो इस तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मोनोकैटायन, डाइकैटायन एंड ट्राइकैटायन, ये मोनोकैटायन है, डाइकैटायन है, ट्राइकैटायनिक आयंस है, तो उन सब के लिए इनकी जो एनर्जी लेवल की वैल्यू है निगेटिव तो रही और बढ़ भी गई निगेटिव में। अच्छा रेडियस बताओ, हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट वाले का रेडियस छोटा होगा कि हीलियम में ग्राउंड स्टेट वाले का रेडियस छोटा होगा?
चेक कर लेते हैं। इसमें तो 1 ही प्रोटॉन है, तो आपको क्या लगता है ये जो 1 प्रोटॉन के केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब होगा कि जिसके पास 2 प्रोटॉन हैं, उसके केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करीब होगा? बोलो, पास नहीं आ जाएगा। और जिसके केस में 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो वो उस केस में क्या और करीब आ जाएगा? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है और ये लिथियम है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो सब में है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन, तो ये छोटा होता चला जा रहा है। यानी जेड के बढ़ने से क्या रेडियस कम होता जा रहा है? तो क्या ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाएगा? भाई जेड के बढ़ने से तो रेडियस कम होता जा रहा है, जेड बढ़ रहा है तो रेडियस कम हो रहा है, तो बताओ क्या रेडियस जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि डायरेक्टली? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जो हमारा रेडियस का फार्मूला है वो भी मॉडिफाई हो गया, यानी रेडियस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 52.9 पिकोमीटर था, और अब इनटू क्या था, क्या n स्क्वायर था क्या, बाई जेड हो गया। जेड बढ़ेगा तो आर एन कम हो जाएगा, आप ऊपर देख ही चुकी हैं। बोलो सही है? अच्छा और इसके अलावा आगे पढ़ते हैं, वेयर जेड इज़ द एटॉमिक नंबर एंड हैज 2 और 3 वैल्यू, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई पॉइंट। देखो, अच्छा ये बताओ कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज कौन घूमता है? वैसे सबसे पहले क्या है, बुध है। कौन है सबसे पहले? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। तो सबसे पहले मरकरी है क्या? चेक करो, जो सबसे पास का प्लेनेट होगा वही तो सबसे तेज घूमेगा। कौन सा बता रही हो? तो मरकरी सबसे तेज घूमेगा, क्योंकि अगर नहीं घूमेगा तो सन इसको अट्रैक्ट कर लेगा, गिरा लेगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वास्तव में क्या है, सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। वो कितना है? क्या जी मास ऑफ सन एंड मास ऑफ प्लेनेट और बाय इनके रेडियस के स्क्वायर, यही चीज़ होती है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये यही क्या इसको क्या दे रही है, mv²/r, ये चीज़ अभी आपको नहीं पढ़ाई ना? ये तो नहीं आई है पढ़ा अभी, ठीक है कोई बात नहीं, इसको आगे पढ़ाया जाएगा, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बात आपको बता दें कि जो ज़्यादा पास है उसको वो गिर ना जाए, इसके लिए उसे बहुत तेज़ घूमना पड़ेगा। अगर धीमे धीमे घूमेगा खट से खींच लिया जाएगा, करेक्ट? तो ये ज़्यादा तेज़ घूमेगा कि ये वाला ज़्यादा तेज़ घूमेगा? जो दूर है वो आराम से धीमे धीमे भी घूमेगा तो चल जाएगा ना। तो बताओ v1 की v1 वेलोसिटी ज़्यादा है कि v2? तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो अब हमारे पास बहुत सारी यहाँ ऑर्बिट हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हाइड्रोजन के केस में वेलोसिटी ज़्यादा होगी कि हीलियम के केस में? तो इस तरीके से जो ई पॉइंट है कि वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इट इज़ इक्वल्स टू 2 × 10⁶ इंटू जेड, और जितना दूर होता जाएगा उतनी कम होती जाएगी बाई एन। एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसका डिडक्शन आगे की क्लास में दिखाया जाएगा। जेड बढ़ने पर वेलोसिटी बढ़ी? बोलो। तो हाइड्रोजन के लिए बताओ, जो ग्राउंड स्टेट है उसकी कितनी वेलोसिटी हो गई? फॉर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ
H atom has velocity, तो V1 क्या 2 इंटू 10⁶ हो गई, क्योंकि उसके लिए Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू भी 1, तो वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, ये हो गई। फिर आपके सेकंड के लिए जाओगे तो क्या इसकी आधी होगी, क्योंकि बाई 2 हो जाएगा, बोलो। तो आगे बढ़ने पे कम होती चली जाएगी इस तरीके से। फिर दूसरे हीलियम और इन सब के लिए भी देखी जा सकती है। तो ये ई पॉइंट हो गया। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जब इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया तो इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा को अपने मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन भी किया कि ठीक है, हमने मॉडल दिया है तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरा मॉडल कैसे ठीक है। सो डेल्टा ई, मान लीजिए कहीं से कहीं अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट करता है, ट्रांजिट करता है अपर से लोअर में या लोअर से अपर में, तो डेल्टा ई क्या होगा, दैट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। कभी भी जो चेंज इन एनर्जी क्या होती है, क्या ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होती है। और क्या किसी भी स्टेट में एनर्जी की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन एन स्क्वायर, वो भी निगेटिव साइन के साथ होता है। और यहाँ क्या होगा, यही तो करते हैं। जैसे आपके पास कितना चेंज हुआ पैसे का, पहले 10 रुपए थे, फिर 5 रह गए, तो 5 माइनस 10 करोगी, -5 पर चेंज आया तो लॉस हुआ कि नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, गेन हुआ है तो पैसा बढ़ा है, और लॉस हुआ है तो पैसा घटा है। पहले 10 रुपए थे, बाद में 5 रुपये हो गए, तो -5 का चेंज हुआ है कि नहीं। डेल्टा मनी में जो चेंज हुआ है -5, तो फाइनल, तो ऐसे ही किया जाता है। ऐसे ही यहाँ भी करें, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। अब ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव बना रहेगा, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, RH/NI² हो गया। और ये निगेटिव बना रहा तो RH/NF² हो गया। यदि मैं RH कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यानी जहाँ से जहाँ जाए बस उसी का नाम लिख दो। अब निगेटिव साइन इसमें सब्सिडाइज हो गया है, तो यही डेल्टा ई है। इफ डेल्टा ई निगेटिव है तो क्या मतलब हुआ, तो क्या इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है। इफ डेल्टा ई इज निगेटिव, तो बताओ उसने एमिशन स्पेक्ट्रा प्रस्तुत किया होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सही है। there is a loss of energy, it has emitted photon, it has emitted photon, तभी तो लॉस होगा। and it is a kind of emitted emission spectra। ये एक एमिशन स्पेक्ट्रा हो गया। अब देखो स्पेक्ट्रा, इफ डेल्टा ई पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, देन, हाँ, देन इलेक्ट्रॉन हैज ए ट्रांजिट फ्रॉम लोअर स्टेट to higher energy state by absorption of photon। उसने एब्जॉर्ब किया फोटोन। अगर फोटोन एब्जॉर्ब हो गए तो उसमें फिर कुछ डार्क लाइन आएंगी, सो दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। However,
while calculating lambda and nu, ठीक है, मॉड वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज टेकन, क्योंकि निगेटिव तो लैम्डा नहीं हो सकते, तो निगेटिव या पॉजिटिव से हम ये पता कर लेंगे कि उसने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया है कि एमिशन। बाकी लैम्डा निकालने के जो फोटोन निकला है या एब्जॉर्ब हुआ है उसका लैम्डा क्या है, तो क्या उसका निगेटिव से कोई मतलब है? लेंथ क्या निगेटिव हो सकती है या फ्रीक्वेंसी निगेटिव हो सकती है, बताओ। तो इसलिए कभी भी जो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे तो वो डेल्टा ई कि कितना एनर्जी का डिफरेंस हुआ है, डेल्टा ई तो हमने पता कर लिया। डेल्टा ई क्या पता किया है, डेल्टा ई की वैल्यू कैसे पता की बताओ? दैट इज आर एच, अब तो निगेटिव साइन हमने हटा दिया है, एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर है कि नहीं, तभी तो पलटा अंदर, बोलो, नहीं तो एन एफ माइनस एन आई ना होता। तो ये डेल्टा ई क्या होता है, क्या एच न्यू होता है, जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतना फोटोन निकला होगा या एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो फिर न्यू क्या हो गया, क्या दिस बाई एच हो गया। न्यू खुद क्या होता है, क्या सी बाई लेमडा होता है, ये हो गया। तो फिर 1 बाई लेमडा क्या आ जाएगा, डेल्टा ई बाई एच सी। तो लेमडा क्या हो जाएगा, क्या एच सी बाई मॉड डेल्टा ई। तो लेमडा निकालना तो ऐसे निकाल लेना, ठीक, और न्यू निकालना तो न्यू का भी मेथड बता दिया है, एक ही बात है। ये तो हम लोगों ने बोर के पोस्टुलेट में ही पढ़ लिया था। ओके, ऐसे ही 1 बाई लेमडा निकालना है तो 1 बाई लेमडा को क्या कहा गया है, वेव नंबर कहा गया है। वेव नंबर 2.20 इक्वेशन देखो जरा, तो वो क्या है, दैट इज मॉड डेल्टा ई बाई एच सी, है वही बात कि नहीं। मॉड डेल्टा ई की वैल्यू दी ही है, देख लो 2.20 इक्वेशन देखी 45 पेज पे कि नहीं दिखी, बताइए। तो यही चीज़ है कि नहीं। अच्छा ये बताओ कि अगर एन आई ग्रेटर देन एन एफ हुआ, इनिशियल स्टेशनरी स्टेट बड़ी है और फाइनल छोटी है, फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा है, इनिशियल का नंबर, तो इसका मतलब कैसा है, वो कैसा स्पेक्ट्रा देगा। हाँ, देन इट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, ऊपर से नीचे गिर रहा है, यानी कि ये एन आई है और ये एन एफ है, तो इसमें से फोटोन निकलेंगे। और इफ़ एन आई लेस है और एन एफ बड़ा है, मतलब जैसे यहाँ से ये इस तरीके से एन आई लेस है और एन एफ बड़ा है, तो फोटोन को वो एब्जॉर्ब करके ही तो ऊंचे जाएगा, ऐसे तो नहीं जा सकता। इसको कोई एनर्जी दे, कोई फोटोन आके गिरे, इसको एनर्जी दे, तभी तो ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.10 करो। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from, अब वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 5 से जा रहा है, n इज इक्वल्स टू 2, ये एन आई माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा, एन एफ। तो डेल्टा ई निकाल लो, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट -18 और 1 बाई एन आई होता है। तो इनिशियल कितना है,
इतनी बात क्लियर हुई? तो इट इज 100 अच्छा, ये 100 ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा। -2 बनने से कितना हो जाएगा? और -21 आ गया, और ये 10⁻⁻20 हो गया कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई करो। (45.78) है इंटू 10⁻⁻20, तो 4.578 इंटू 10⁻⁻, इसे छोटा किया तो इसे बड़ा किया, इतने जूल हो गया। अच्छा, ये जो डेल्टा आई है ये सब निगेटिव आ रहा है, देखो ये भी निगेटिव, क्योंकि ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव। इससे क्या पता चलता है? क्या इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज कर दी? तो वो लूज तो उसे करनी ही थी। क्यों करनी थी बताओ? क्योंकि वो कहाँ से कहाँ आया है। 5 से 2 पे आएगा तो लॉस इन एनर्जी नहीं हो जाएगी? कोई भी चीज़ अगर 5th से 2nd में आओ, 5वीं सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे, तो क्या एनर्जी कम नहीं हो गई? पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती, बोलो। तो डेल्टा ही तो निगेटिव आना था ना। डेल्टा ही निगेटिव आ गया है। सो ये किस तरीके का स्पेक्ट्रा है? एज डेल्टा ई इज निगेटिव, ये पूछा जाता है। सो इट इज एमिशन स्पेक्ट्रा एज डेल्टा ई इज निगेटिव, so there is loss of energy of electron, so it is emission spectra। मॉड ऑफ डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गई? 4 पॉइंट कितनी निकाली थी? 4.578 578 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये मॉड है। अब हम क्या निकालेंगे? हमसे कहा गया फ्रीक्वेंसी निकालो और वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मॉड डेल्टा ई, जितना एनर्जी का डिफरेंस हुआ वही तो एच न्यू होगा प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अनुसार। तो न्यू क्या होगा? एच से डिवाइड कर दो, 6.626 होता है। न्यू निकालो। 0.6909, और ये 34 है, ये 19 है, तो ये 5 बचेगा और एक 15, 10⁻15, तो इट इज़ 6.90991 कर देते हैं, और इंटू 10 जो ये बड़ा किया तो छोटा किया, हर्ट्स। आ गया आंसर फ्रीक्वेंसी का, बोलो। तो लेमडा क्या होता है? क्या सी बाई न्यू होता है क्या? सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। आठ 6 14। अगर मैं 3 डिजिट इसमें बढ़ाऊं तो ये 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा, या 434 नैनोमीटर। देखा जाए तो ये कुछ ग्रीन से आगे बढ़ता हुआ इंडिगो की तरफ जा रहा है। तो ग्रीन 500 होता है, तो जैसा भी हो ट्रांजिशन ये इंडिगो का है, ठीक है। 2 पे गिर रहा है, वैसे भी पर्पल होना है। आप
5 से 2 पे गिरे तो देख लो कौन सा बनता है। ये बामर सीरीज है, 5 से 2 पे गिरने का क्या मतलब है? 4 तरीके की दिखाई गई थी कि नहीं? तो अगर मतलब 1 2 3 4 यहाँ से गिरता था तो वॉयलेट कहा गया था, फिर अलग अलग गिर रहा था। कहाँ कहाँ से गिर रहा था? 6 से गिराओ, 4 बनती हैं, तो 6 से गिराया, 5 से गिराया, 4 से गिराया, 3 से गिराया, ये सब बामर सीरीज है। तो ये वाला है 5 से जो गिरा, ये ग्रीन से थोड़ा सा हट के है, ग्रीन और इंडिगो। बामर सीरीज है, 5 से 2 में गिर रहा है, मालूम है कि नहीं? सो इट इज स्पेक्ट्रम। अब पीछे एक एनर्जी लेवल नहीं दिखाया था कि दिखाएं फिर से? बोलो, पता चल रहा है कि नहीं? चलो अच्छी बात है। सो अब प्रॉब्लम 2.11, दो चीज़ हम लोगों ने निकाल ली है। अब कह रहा है हीलियम के लिए निकालो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। अच्छा, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला क्या है? He प्लस का, जिसके लिए Z की वैल्यू 2 होती है। पहले En का ही बताओ, En का बताओ। माइनस जल्दी बोलो। RH/n², इतने में काम बन जाएगा कि कुछ और मॉडिफाई करना चाहती हो? हाँ, तो अब E1 निकालो। तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ। एट पॉइंट सेवन टू आ गई, इतने जूल। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? तो ये तो आपने इसका फार्मूला बता दिया, अब रेडियस का भी बता दो। Rn क्या होता है? A0 तो होगा, n² तो होगा, Z की सेटिंग करो। अच्छा, ये 52.9 पिकोमीटर होता है, और चूंकि पहली ऑर्बिट है, Z की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, पिकोमीटर में आ जाएगा, पिकोई मीटर में लिख देंगे। और भी कुछ पूछ रहा है क्या? बस इतना ही पूछ रहा है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आओ। नाउ एक्सरसाइज का 2.13 में आओ। कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम 4 से 2 में जा रहा है। सो n इज इक्वल टू 4 से किस में जा रहा है? तो ये ni हुआ, और जहाँ जा रहा है वो क्या हुआ? nf हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है लेमडा वेवलेंथ, सिर्फ लेमडा पूछा जा रहा है। चलिए, डेल्टा ई का क्या फार्मूला होता है? हाइड्रोजन का ही एटम है, तो दैट इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18, और 1/ni² -1/nf²। ये तो डेल्टा ई का फार्मूला होता है। लेकिन डेल्टा ई क्या होता है? क्या डेल्टा ई Hc होता है क्या? बताओ। H न्यू होता है ना? क्या होता है? डेल्टा ई क्या होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार? और H न्यू क्या होता है? क्या Hc/λ?
तो पहले तो हम इसे निकाल लें, क्योंकि पता नहीं मॉडुलस लगाना पड़े कि क्या लगाना पड़े, हमें मालूम नहीं, या तो शुरू से ही मॉडुलस लगा के रखो। हमें क्या करना है, पता तो चल ही रहा है कि लॉस इन एनर्जी होगा। लॉस होगा कि नहीं, 4 से 2 में गया तो क्या होगा, लॉस होगा, ये निगेटिव ही आने वाला है। बोलो, लगा दे मॉड दोनों तरफ। अच्छा, तो फिर मैं इसे एच सी बाई लेमडा लिख दूं, डेल्टा इक्वल एच न्यू लिखो, एच सी बाई लेमडा एक ही बात है ना। और मॉड वैल्यू है तो मॉड के अंदर ही रखो। अब मैंने इसको लिख लिया क्योंकि यहाँ सब पॉजिटिव हो गया, तो 2.18 इंटू 10⁻−18 और कितना है 1/4 स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर, तो क्या आ गया 2.18 इंटू 10⁻−18 और ये 4 है, ये 16 है, ये 4 है, तो क्या आ जाएगा 1-4 और ये निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव अब मिल के क्या हो जाएंगे कहाँ से कहाँ गया है, 4 से 2 में गया है। ये निगेटिव ही गलत लिखा है, निगेटिव नहीं, बताया करो, यहाँ निगेटिव नहीं होता है ना, बोलो। फार्मूले में होता है निगेटिव कि नहीं, तो बताती क्यों नहीं हो। सो 2.18 इंटू -3/16 और इंटू 10⁻−18, यहाँ तक ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके बताओ, और निगेटिव साइन अब हटा देंगे, अब निगेटिव की जरूरत नहीं, मॉड लगा है। इतना ही है ना, 1.0, 3 दूना 6, 3 2, ये तो 6 आ रहा है, 1.09 कैसे आ गया, ठीक से नहीं किया है, फिर से करो, डेसिमल में आएगा। जीरो 0.408 आ गया, इतनी बात आ गई। अच्छा, ये एच सी है, तो एच सी बाई लेमडा, फार्मूला तो समझ में आ गया ना, डेल्टा ई की जगह मैंने एच न्यू क्यों लिखा, क्योंकि उसी के अंतर के बराबर फोटोन निकलेगा, और बाकी जो निगेटिव साइन था वो हटा दिया, निगेटिव हमारे रेफरेंस के लिए था भाई, उसको लॉस हुआ है और अपर से लोअर में आया है, वैसे दिखने से ही पता चल जाता है कि 4 से 2 में आया है। अब देखो, तो लेमडा चाहिए, तो इसे एच सी बाई 0.408 लिख दो, वरना ये फ्रैक्शन भी लिख सकती हो सकता है कुछ कट ही जाता, आपने कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है। तो लेमडा उधर चला जाएगा, लेमडा उधर गया, नीचे आ गया, एच कितना होता है, और 3 इंटू 10⁸ तो लेमडा कितना हो गया -18 है, तो ये 26 बनेगा, और 26 और 34, तो ये 14, 8 बचेगा, 10⁸। (48.7 × 10⁸)
-8 आएगा क्योंकि -34 है। अब 487 कर दें तो क्या ये 10⁻⁻9 बन जाएगा? ठीक है, मीटर। और ये क्या हो जाएगा? क्या 487 नैनोमीटर आएगा? ये किस रेंज में पड़ता है? मान लो 4 से गिरे थे, 4 से 2 में गया तो कौन सी सीरीज है? लाइमन है कि ब्रैकेट? बामर है। तो 4 से 2 में जाने पे आपको क्या लगता है ये रेड के बाद कौन सा होता है? ग्रीन ही देगा। रेड, ग्रीन और इंडिगो और पर्पल 4 ही तो देता है ना, तो ये इंडिगो कलर में आ जाएगा। देख लेना अपना उसमें, ठीक है। 500 तो 500 ग्रीन होता है, तो 500 से भी छोटी वेवलेंथ है तो ग्रीन इंडिगो होगा। ओके, नाउ अब जरा देखो 2.14। 2.14 क्या कहता है? हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एन एच एटम। अगर वो 5 ऑर्बिट में है तो इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट रिक्वायर्ड टू आयोनाइज। और मैं 5 से कहाँ ले जाना चाहता हूँ बताओ? क्या n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ले जाना चाहता हूँ? आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? उसे कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पे। तो उसको जितने इलेक्ट्रॉन का फ़ायदा होगा, पहले बताओ, एनर्जी का फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा अगर 5 से इन्फिनिटी चला जाए? वही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी फोटोन के तौर पर। आप दोगे एनर्जी, उसको फ़ायदा हो जाएगा, तो दैट मच एनर्जी इज ओनली रिक्वायर्ड। ठीक, सो 2.18। अब गलती नहीं करेंगे, मैंने जो निगेटिव लगा दिया था 10⁻−18। और क्या होता है? 1/ni² माइनस, तो इट इज़ ठीक है। नाउ इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो 2.18 कहीं से भी अगर आप ले जाना चाहते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो 5² और -1/∞, फाइनल इन्फिनिटी है, तो कितना हो जाएगा? -18। अच्छा, ये तो 0 ही हो गया। पता करो कितनी एनर्जी ज़रूरत होगी। जीरो 0.0872 इतनी एनर्जी चाहिए, इतने जूल चाहिए। अब ये कहाँ से कहाँ है ट्रांजिशन? 5 टू इन्फिनिटी कह रहा है। अगर आप 1 से निकालना चाहो तब कितनी एनर्जी चाहिए, और उससे उसका आंसर कंपेयर करो। तो अब देखो, अगर n इज इक्वल टू 1 से मैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले जाऊँ, तब जरा चेक करो डेल्टा ई। ये है 5 टू इन्फिनिटी, अब है 1 टू इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में 1/1² और 1/∞² लिखना चाहिए कि नहीं? कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 2.18 इंटू 10⁻−18 हो जाएगी? और अंदर में 1 - 0, तो ये 2.18 इंटू 10⁻−18 हो गई जूल। बोलो ठीक। इतनी एनर्जी चाहिए पॉजिटिव में, इतनी होगी तो काम कर लोगे। वहाँ भी पॉजिटिव में चाहिए, उतनी देनी पड़ेगी ना। वो निगेटिव में आके फंस गया बेचारा, उसकी फिफ्थ ऑर्बिट की यही एनर्जी ही होती है निगेटिव में, उतनी दे दो तो जुड़ जाए। फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होती है बताओ? क्या -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल होती है? और इतनी इसको प्लस में दे दो, क्या वो मुक्त नहीं हो जाएगा? किसी को दास्ता से मुक्त कराना है तो जितना उसके ऊपर कर्जा है सब उतार दो। बोलो।
तो अब वही चीज़ है, वही किया गया है। तो अब इनको कंपेयर करवाना चाहता है कि इनकी एनर्जी कंपेयर करो कितनी है। सो आपको क्या लगता है ये कितने गुना होगी? सो ई मतलब मैं कर रहा हूँ 1 to infinity, 1 to infinity और नीचे लिखो ई 5 to infinity, तो कितनी देनी पड़ी? क्या 1 to infinity के लिए आपने ये लिखा था? इसके लिए 5 स्क्वायर किया था, ध्यान दो। इन्फिनिटी तो कट ही गया था, तो ये भी कट जाएगा और 1/1 और अपॉन 1/25, तो क्या आंसर आ जाएगा? 25। तो 25 गुना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो 25 times more energy is required to ionize electron in n is equals to 1 than that of electron in n is equals to 5। अगर सेकंड ऑर्बिट से निकालूं और फर्स्ट ऑर्बिट से निकालूं, तब बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में सेकंड से कितने ज़्यादा गुना एनर्जी चाहिए? हाँ, और थर्ड में और फर्स्ट में कितने गुना एनर्जी का अंतर रहेगा? 5। सही कहती हो। अब समझ में आ गई बात? चलो 2.15 अगर 6 से वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉपिंग फ्रॉम n is equals to 6 to n is equals to 1 स्टेट, तो वो कितने तरीके से गिर सकता है? देन नंबर ऑफ एमिशंस इज इक्वल टू, जहाँ से गिर रहा है 1 पे वो लिखो और एक और जोड़ो, और बाई दैट इज इक्वल्स टू n और n-1 और 2, ये है फार्मूला। 6 से गिर रहा है तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? 5/2। ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन में पढ़ेंगे, अभी मैथ्स में एक 7th चैप्टर आएगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय, वहाँ पढ़ेंगे। तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? ये तो कितने कितने एमिशंस होंगे? देख लो, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 जरा बड़ा बना दिया, दूर दूर है, थोड़ा सा ऊपर कंजेस्टेड और नीचे ऐसा एनर्जी दिखा रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से गिरे 6 से, फिर 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, ये चीज़ है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 6 से 1 पे ना गिरे, 6 से 2 पे गिर जाए और फिर 1 पे गिरे, तो वहाँ से वहाँ गिरने की तो युक्ति है ना, वहाँ से तो गिर ही सकता है। तो सब 2 पे गिरें तो कितनी तरीके से गिर सकते हैं? अब सब 3 पे गिरें तो कितनी तरीके से गिर सकते हैं? अब सब 4 पे गिरें तो कितनी तरीके से गिर सकते हैं? और इसी तरीके से 5 पे गिरें तो कितनी तरीके से गिर सकते हैं? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए ना 15। तो या तो ऐसा कह दो कि 6 वाला पहले 5 पे आए तो कितनी तरीके से आ सकता है? सभी 4 पे आए, सभी 3 पे आए, सभी 2 पे आए। तो देयर आर 15 काइंड्स ऑफ एमिशन पॉसिबल। ओके,
इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही। अभी 12 बजे फिर से आपकी क्लास होगी।